शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कारगिल युद्ध के बाद पाकिस्तान और इंडिया के इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच एक अंडरग्राउंड बैटल शुरू हो गया था इलेक्शन के नतीजों को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद बांग्लादेश के ढाका में हम एक औरत को देखते हैं जो कि बांग्लादेश के डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर मिर्जा से मिलती है और उसे अपना गिफ्ट देती है, वो भी एक परफ्यूम। और मिर्जा कहता है कि मुझे ये परफ्यूम बहुत पसंद है, तुम्हें कैसे पता चला। तभी उसे किसी का कॉल आता है और इसके बाद वो उस औरत हीना को बुलाता है और उसका परफ्यूम उसी के सामने लगाने वाला था, जिस पर हीना कहती है कि आप इसे बाद में लगाइएगा। वो घबराने लगती है। मिर्जा कहता है ताकि मैं इसे अकेले में ही लगाकर मर जाऊं, और उसके बाद मिर्जा हीना के गले में फॉर्क घुसाकर मार डालता है। इंडिया के रॉ हेडक्वार्टर में कृष्णा मेहरा नाम के एक एजेंट को देखते हैं जो काफी गुस्से में है क्योंकि हीना मारी गई, और वो ये सब का इल्जाम अपने बॉस जीव पर लगाती है। लेकिन वो कृष्णा से कहते हैं कि वो मेरे वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से ही मरी है। इसके बाद हम उस दिन को देखते हैं जब पहली बार हीना अपना वॉक इन इंटरव्यू देने के लिए कृष्णा मेहरा के पास आई थी। हीना अपने कॉन्फिडेंस से कहीं ना कहीं कृष्णा को इम्प्रेस कर देती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि आप सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करते हो और हीना को भी ये काम करना है। और कृष्णा को वो एक कागज देती है और कहती है मुझे पता है कि आप लोग ब्रिगेडियर मिर्जा के पीछे हैं और मैं भी 15 दिनों से उसके मूवमेंट को ट्रैक कर रही हूँ। फिर कुछ दिनों बाद हीना ब्रिगेडियर मिर्जा के बारे में इंफॉर्मेशन कृष्णा को देती है और बताती है कि ब्रिगेडियर मिर्जा पाकिस्तान के ISI का कठपुतली है, इंफॉर्मेशन चाहिए तो और पैसे लगेंगे। इस पर कृष्णा कहती है कि मैं तुम्हें रिक्रूट नहीं कर सकती। हीना उसे याद दिलाती है कि मिर्जा तुम्हारे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है और हम लोग यहाँ ऐसे दुम दबाकर बैठे हुए हैं, धीरे धीरे दुनिया से हमारे सारे लोग खत्म हो जाएंगे। फिर कुछ दिनों के बाद कृष्णा देखती है कि बांग्लादेश के 3 शहर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और उसी तीनों जगह में खुफिया तरीके से सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन काम करते थे ISI के, लेकिन उन तीनों ठिकानों को हीना ने ठिकाने लगा दिया। इससे कृष्णा काफी इंप्रेस होती है और तब जाकर हीना को रॉ में रिक्रूट किया जाता है। फिर प्रेजेंट में कृष्णा के बॉस कृष्णा से मिलने आते हैं जो घर में उदास बैठी हुई थी। वो अपने बॉस पर इल्जाम लगाती है कि आपने मुझसे बिना पूछे हीना को भेज दिया उस मिशन पर, ये जानते हुए भी कि वो वापस कभी नहीं आएगी। जीव कहते हैं कि हमारे एजेंसी में एक मोल यानी कि एक गद्दार है और उसका पता अगर कोई कर सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि कृष्णा है। जीव अभी किसी और पर भरोसा नहीं करना चाहता। प्राइम सस्पेक्ट है रवि मोहन, क्योंकि देखा गया है कि उसका लाइफस्टाइल उसके इनकम से मैच नहीं करता। उन्होंने रवि के ऑफिस को बग भी किया है, यानी कि सीक्रेट कैमरास और स्पीकर्स लगा दिए गए हैं जिससे वो रवि पर नजर रखते हैं। और उनका शक सही निकला क्योंकि ये एजेंसी के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स वो फोटोकॉपी करके बाहर ले जाता है। रवि के परिवार में उसकी बीवी चारू, उसकी माँ ललिता और रवि का बेटा है और उन्हें शक है कि इस सब में उसकी बीवी चारू भी उसकी साथी है। चारू हमेशा अपने बेटे को स्कूल के बाद जायर क्लब लेकर जाती है स्विमिंग के लिए। जायर क्लब हमेशा फॉरेन डिप्लोमेट से भरा हुआ रहता है और तभी वो अपने पति से लिया हुआ सारा डॉक्यूमेंट बाहर देश के एजेंट्स को दे देती होगी। रवि एक डॉक्यूमेंट एक आदमी को देता है और एजेंसी का आदमी उस आदमी को फॉलो करने लगता है, लेकिन एक गाड़ी उस आदमी को ठोक देती है। लेकिन उस आदमी के पास जो लिफाफा था वो एजेंट वाला आदमी रख लेता है। वो एक कोडेड मैसेज था और मैसेज था परफ्यूम बॉटल, और यही फोन गया था उस समय ब्रिगेडियर मिर्जा को। तक ये बात रॉ को पता चलता बहुत देर हो चुकी थी और हीना को बचाना मुश्किल था। उन्हें ये समझ आ गया कि रवि सिर्फ एक कठपुतली है, असली गेम तो कोई और चला रहा है, और इसीलिए हीना का बदला लेने के लिए जीव कृष्णा को एक मौका देना चाहता है। इसके बाद हम कृष्णा के एक्स हस्बैंड शशांक से मिलते हैं जो अपने बेटे विक्रम के एनुअल फंक्शन में था। वहाँ पर कृष्णा बहुत लेट पहुँचती है पर तीनों एक साथ डिनर करने के लिए जाते हैं और पता चलता है कि कृष्णा और शशांक अलग हो गए और उसका कारण ये था कि कृष्णा को लड़कियां पसंद है, यानी कि वो एक लेस्बियन है, लेकिन ये बात उनके बेटे को नहीं पता। फिर वो संडे के दिन भी काम का बहाना करके तुरंत वहाँ से निकल आती है और पहुँचती है अपने एजेंसी, और उसके बाद उसके बॉस बताते हैं कि हमें रवि के घर को बग करने का परमिशन मिल गया है और इस मिशन को कैरी आउट करेगी कृष्णा। इसके अगले ही दिन कृष्णा अपनी टीम के साथ रवि के घर पहुंच जाती है जब उसके घर पर कोई नहीं होता, और वो स्पीकर्स और कैमरा लगाने लगते हैं घर के चारों तरफ, ऐसे जगह जहां पर वो कैमरा ना दिखे जैसे कि टीवी के अंदर। तो वहीं चारू अपने बेटे को लेकर स्कूल जाती है और देखते हैं कि उसे बुखार है, इसलिए आज स्विमिंग कैंसिल कर देती है और वो तुरंत घर के लिए निकलते हैं। बाहर जो टीम नजर रखी हुई थी रास्ते पर वो गाड़ी को आते हुए देखते हैं और अंदर वो टीम को आगाह कर देते हैं और कृष्णा अपने टीम के साथ तुरंत घर से निकलती है। अब कैमरा लग गया है तो एजेंसी के लोग घर के अंदर भी नजर रख सकते हैं। फिलहाल तो उन्हें कुछ नहीं मिल रहा और वो बाहर भी रवि का पीछा करते हैं। एक दिन रवि अपने माँ को लेकर सत्संग में जाता है। उस बाबा का नाम है यारा जी और रवि की माँ ललिता उनकी बहुत बड़ी भक्त है क्योंकि बाबा के वजह से उनका बहुत बड़ा बीमारी ठीक हो गया। एक एजेंसी का आदमी भी वहीं पर था और उन दोनों की बातें सुन रहा था। तो वहीं घर पर भी जब कोई नहीं था तो चारू नाचते गाते हुए अपने घर का सारा काम कर रही थी और कृष्णा को बस यही सब देखना पड़ता है। तो वहीं रवि के ऑफिस में भी वो
देख रहे होते हैं कि रवि दोबारा से फाइलों के पहाड़ लेकर आया है फोटोकॉपी करने के लिए, जिसमें मिशन काबुल के कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होते हैं, जिसे देखकर कृष्णा घबरा जाती है। फिर वो चारू को देखती है जो अपने बालकनी पर बैठकर एक बंगला गाना गुनगुना रही थी, और ये गाने को सुनकर कृष्णा याद करती है उस दिन को जब वो हीना के साथ काम कर रही थी। हीना भी यही गाना गुनगुना रही थी। दोनों ब्रिगेडियर मिर्जा पर नजर रखे हुए थे। फिर जैसे ही उन सभी की नजर दोनों एजेंट पर पड़ती है तो कृष्णा और हीना वहां से भागते हैं, और कृष्णा हीना से कहती है कि परसों से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, और उसे कुछ पैसे दे देती है। लेकिन हीना ट्रेनिंग पर नहीं आती, इसलिए एक रात कृष्णा खुद ही हीना के घर पहुंच जाती है और उसे पूछती है कि तुम ट्रेनिंग के लिए क्यों नहीं आई। हीना कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम लोग मुझ पर भरोसा करते हो, और वैसे भी तुम लोग बहुत हड़बड़ा रहे हो, तुम लोग पकड़े जाओगे। फिर हीना के पापा अंदर से उसे बुलाते हैं, जो बीमार रहते हैं। पता चलता है कि उन्हें लंग्स कैंसर है। हीना अंदर जाती है दवाई देने और कृष्णा से कहती है तुम रोटी बनाओ, लेकिन कृष्णा को रोटी बनाना नहीं आता। इस बात को लेकर हीना कृष्णा का मजाक उड़ाती है और उसे पूछती है कि तुमने अभी तक अपने सच्चाई के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, सिर्फ वही बताया जो तुम खुद से भी छुपाती हो। उसके बाद हीना कृष्णा को किस कर लेती है और कृष्णा घबरा जाती है। उस रात दोनों इंटीमेट भी हो गए थे। प्रेजेंट में कृष्णा रवि के परिवार पर जासूसी कर रही थी। तभी वहाँ रवि पहुंच जाता है और अपनी बीवी को एक महंगा नेकलेस देता है। उसकी बीवी खुश हो जाती है, लेकिन वो पूछती है कि ये सब कहाँ से आया, इतने पैसे कहाँ से आए। रवि कहता है कि मैं दूसरे देश के लिए यहाँ पर जासूसी करता हूँ। उसकी बीवी ये बात नहीं मानती और कहती है सच बताओ, जिस पर रवि सिर्फ बात को घुमाते रहता है। फिर वहाँ उसकी माँ ललिता भी आ जाती है, जो चारू के गले पर महंगा नेकलेस देखकर अपने बेटे से पूछती है कि सारा पैसा इस पर ही लुटा देगा क्या, तुझे फाइल्स मिले। जिस पर कृष्णा चौकन्ना होकर सुनने लगती है। रवि की माँ पूछती है कि अगला डिलीवरी कब है, यानी कि वही डिलीवरी जो रवि टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स फॉरेन डिप्लोमेट्स को देने के लिए जाता है, और अगला डिलीवरी कल है। और जीव ये जानने के बाद कृष्णा को बताते हैं कि रवि के पापा आर्मी में थे और रिटायर होने के बाद वो यूरोपियन आर्म्स डीलर के लिए काम करते थे, और यहाँ से होने वाले हर डील में उनका इन्वॉल्वमेंट होता था, और उन्हीं से इस औरत ने सारा काम सीखा है। जीव कृष्णा को मेंबरशिप कार्ड देते हैं ताकि वो क्लब में एंटर कर पाए। फिर अगले दिन जब कृष्णा जायर क्लब के अंदर जाती है तो वो चारू को देखती है जो अपने बेटे को स्विमिंग क्लास के लिए लेकर जा रही थी। फिर चारू अंदर जाती है और एक लॉकर में एक बड़ा सा एनवलप रखती है, जो कृष्णा देख लेती है। बाद में जब वहाँ चारू नहीं होती तो वो चाबी लेकर लॉकर को चेक करती है, पर ये तो बस चारू के बेटे का रिपोर्ट कार्ड था, यानी कि उन लोगों का इस क्लब में आना बेकार हुआ, उनके हाथ कुछ लगा ही नहीं। जब वापस आकर वो परिवार पर नजर रखते हैं तो वो देखते हैं कि रवि ढेर सारे पैसों के साथ घर आता है, यानी कि उसकी डिलीवरी सक्सेसफुल रही। लेकिन कृष्णा चौंक जाती है कि डिलीवरी हुआ कब और कहाँ हुआ। मिशन फेल होने की खबर होम मिनिस्टर को भी लग जाती है, जो काफी नाराज हैं और वो चाहते हैं कि रवि को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाए। लेकिन जीव कहता है कि रवि के जरिए हम उस तक पहुंच सकते हैं जो उन्हें कंट्रोल कर रहा है। तभी वहां पर एम्बेसी से रेचल पहुंच जाती है खुशखबरी लेकर कि वाशिंगटन से खबर मिली है कि न्यूक्लियर डील इंडिया के साथ पक्का हो गया है। इसके बाद जीव खुद रवि के घर के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और उसे कुछ अजीब मिलता है, जो वो अपने टीम को दिखाता है और बताता है कि रवि हर दिन 6:15 में घर वापस आता है और गाड़ी से घर तक आने में उसे 1 मिनट का समय लगता है। लेकिन हर सोमवार जब वो अपने घर में एंटर करता है तो 6:20 यानी कि उसे एक्स्ट्रा 4 मिनट लगते हैं। आखिर वो ऐसा 4 मिनट करता क्या है? वो सीसीटीवी फुटेज का वॉल्यूम बढ़ाता है और एक गेट खुलने का आवाज आता है। घर के मैप में दिखता है कि ये गेट गैरेज का है, तो आखिर वो गैरेज में ऐसा 4 मिनट करता क्या है, वो भी हर सोमवार। ये देखने के लिए उन्हें गैरेज के अंदर भी कैमरा लगाने की जरूरत होगी, और कल ही मंडे है। लेकिन प्रॉब्लम हो गई है कि मंडे चारू अपने बेटे को लेकर क्लब नहीं जाती क्योंकि क्लब बंद रहता है, इसीलिए एक टीम तुरंत निकल जाती है आज को ही गैरेज में कैमरा लगाने के लिए। जब चारू अपने घर में गाना गाने और डांस करने में बिजी थी तभी वो देखती है कि उसके बेटे का इनहेलर घर पर ही छूट गया। तो वहीं कृष्णा को उसके बेटे विक्रम का कॉल आता है और वो अपनी माँ को नाइट प्ले में आने के लिए कहता है और कहता है लेट मत हो जाइएगा। तभी कृष्णा फुटेज में देखती है कि चारू जल्दी जल्दी सीढ़ी से उतरती है और वो गिर जाती है। अब वो अपने एक एजेंट से कहती है जाकर चेक करने के लिए, तो वहीं वो देखता है कि चारू की हालत बहुत खराब है, उसका काफी खून बह गया है। इसके बाद कृष्णा अपने सारे ऑफिसर से कहती है चारू को लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाने के लिए क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी, और ये सब के चक्कर में वो अपने बेटे का नाइट प्ले भी भूल जाती है। जब रवि को ये न्यूज मिलती है तो वो भी भागते भागते अपनी बीवी से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचता है। जीव को जब इस न्यूज के बारे में पता चलता है कि मिशन को दांव पे लगाकर कृष्णा ने चारू की जान
जान बचाने की कोशिश की तो वो कृष्णा को डांटते हैं कि मिशन जरूरी था, चारू मर भी जाती तो कुछ नहीं जाता। वो कृष्णा को समझाते हैं कि हमारे शरीर के अंदर दिल नहीं बल्कि दिमाग धड़कता है, और वो ये भी जानते हैं कि कृष्णा हीना के पापा को पैसे भिजवाती है। और वो कृष्णा से पूछते हैं कि अगर सीनियर्स को पता चल गया तो तुम्हें पता है कि क्या होगा। कृष्णा अपने बेटे विक्रम से मिलने जाती है और उसे समझाती है कि इमरजेंसी सिचुएशन आ गया था, इसीलिए मैं नहीं आ सकी। लेकिन उसका बेटा थक गया है क्योंकि उसकी माँ हमेशा इमरजेंसी का बहाना मारकर उसे मिलने नहीं आती। वो अपनी माँ से पूछता है कि आप मुझे क्यों नहीं बता देती कि आप कहाँ काम करती हैं, या फिर आपके और पापा के बीच क्या हुआ था, डिवोर्स क्यों हुआ। जिस पर शशांक वहाँ आकर कहता है कि तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं है। विक्रम अपनी माँ से कहता है कि अगर आपको सच बताने की हिम्मत आ जाए तब बात करने आइएगा। कृष्णा और सारे ऑफिसर्स गैरेज के अंदर के वीडियो देख रहे थे, जहाँ वो देखते हैं कि रवि अपने गाड़ी के डिक्की के ऊपर स्क्रैच करके कुछ लिखता है। उसके बाद एजेंसी के सारे ऑफिसर्स रवि का पीछा करते हैं, जो अपने बेटे को लेकर पहुंचता है जायर क्लब। कृष्णा की नजर होती है घास काटने वाले आदमी पर, और वही आदमी रवि के गाड़ी के डिक्की से काला बैग निकालता है और उसे एक दूसरे काले बैग से रिप्लेस कर देता है। और वो अपने बाइक से निकलता है और ऑफिसर्स उसका पीछा करते हैं, और वो लड़का एक दुकान चला जाता है। सुबह होते ही उनका पीछा करना जारी रहता है, और आखिर में उन्हें पता चलता है कि रवि को कंट्रोल करने वाला कोई और नहीं बल्कि CIA खुद है। ऑफिसर्स ये बात जाकर होम मिनिस्टर को बताते हैं कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स इन सब के पीछे हैं। होम मिनिस्टर जाकर रेचल से बात करते हैं, जो बताती है कि उसे पहले से ही पता था कि रॉ ढाका में कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और CIA ओसामा बिन लादेन को पकड़ने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए अगर रॉ के किसी भी हरकत से ISI सतर्क हो जाता है तो इससे CIA का मिशन दांव पे लग जाएगा, जो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। होम मिनिस्टर समझ जाते हैं कि CIA अपने मिशन को खतरे में ना डालने के लिए वो हमेशा से रॉ के एजेंट्स को मरवा देते थे। लेकिन रेचल होम मिनिस्टर को किसी को भी ऐसा बताने से मना करती है, नहीं तो वो अमेरिका और इंडिया के बीच होने वाले न्यूक्लियर डील को कैंसिल कर देगी। यानी कि ब्रिगेडियर मिर्जा को मारना, जो कि ISI के लिए काम करता है, उससे ज्यादा जरूरी तो न्यूक्लियर डील था। इसी के वजह से हीना मारी गई। CIA मिर्जा का भरोसा जीतना चाहते थे, इसीलिए हीना को रास्ते से हटाना पड़ा। उस रात भी रवि कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट अपने घर लाता है ताकि वो कल इसे डिलीवर कर पाए, और कृष्णा और जीव भी यही सोच रहे होते हैं कि कल वो रवि को रंगे हाथ पकड़ लेंगे। लेकिन जब गैरेज में ट्यूबलाइट ऑन ऑफ होने लगता है तो ठीक करते वक्त रवि को छुपाए गए कैमरा दिख जाते हैं, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता, वरना ऑफिसर्स को शक हो सकता था। वो अपने घर आता है और उसे भी अब सब कुछ पता चल चुका है कि रॉ की नजर उस पर है, और घर के सामने वाली बिल्डिंग पर वो डेरा जमाए बैठे हुए हैं। इसीलिए उस रात वो जाकर वहाँ बैठे 2 ऑफिसर्स को वो मार डालता है जो उसके घर पर जासूसी कर रहे थे। घर आकर वो चारू से कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। चारू काफी घबरा रही थी क्योंकि वो ऐसे भी वो इस सब में शामिल नहीं थी, तो उसे पता ही नहीं था कि आखिर चल क्या रहा है। रवि चारू को बता देता है कि वो CIA के लिए काम करता है ताकि वो अफगानिस्तान से तालिबान को हटाने में मदद करे, जिससे इंडिया को ही फायदा होने वाला है। लेकिन इंडिया ये बात समझ ही नहीं पा रही। अब चारू सब समझ पा रही है कि उसके लिए ईयररिंग्स, नेकलेस ये सब कहाँ से आ रहा था, इतने पैसे कहाँ से आ रहे थे। वो कहती है कि मैं फौजियों के खानदान से हूँ, मैं अपने देश को कभी धोखा नहीं दूंगी। वो यहाँ से जाने से मना करती है और ललिता आकर बताती है कि गाड़ी हमें लेने के लिए आ गई है, हमें यहाँ से निकलना होगा। चारू अड़ी हुई है कि वो यहाँ से नहीं जाएगी, ना ही वो अपने बेटे को उन्हें ले जाने देगी, और ललिता चारू को टॉर्च से मारती है और उसके सिर से खून बहने लगता है। लेकिन वो फिर भी अड़ी रहती है कि वो यहाँ से नहीं जाएगी, इसीलिए उसे रोकने के लिए ललिता चारू को गोली मार देती है। रवि और उसकी माँ ललिता वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन चारू अभी तक मरी नहीं है और वो अभी भी जिंदा है। अब 6 महीने गुजर जाते हैं। अपने बेटे से अलग होने के बाद चारू पूरी तरह से पागल हो चुकी है। वो अपने बेटे के याद में उसके फोटो देख रही थी, और वहाँ उसके पापा जो भी आर्मी में थे वो भी एक फोटो में होते हैं, और उसके पापा के साथ कृष्णा भी होती है, जिसके ब्रेसलेट को देखकर वो पहचान जाती है कि यही औरत 6 महीने पहले उसकी जान बचाई थी। जब कृष्णा अपने पति के साथ रेस्टोरेंट में होती है तभी चारू उसे मिलने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन कृष्णा उसे पहचानने से इनकार करती है। लेकिन चारू कहती है कि आप मुझे जरूरत से ज्यादा पहचानती हो, और वो कृष्णा से भीख मांगती है कि मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। इसलिए कृष्णा उसकी मदद करती है और चारू को अमेरिका भेज देती है, और वो ललिता और रवि को ढूंढने के लिए जाती है यारा बाबा के सत्संग में, और उनके ही आश्रम में रहती है कई महीनों तक। और आखिरकार वो ललिता यानी कि अपने सासू माँ से मिलती है और उसे माफी मांगती है। चारू को ललिता से मिलाने के बाद यारा बाबा कृष्णा को कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि मैंने आपका काम कर दिया, अब आप अपने बॉस से बात करके मेरे अकाउंट्स छुड़ा दीजिए। ललिता अपने बहू को अपने घर ले आती है और घर पर पूरा सामान बिखरा पड़ा था। ललिता कहती है कि बाहर देश में आने के बाद यहाँ सारा काम खुद करना पड़ता है, लेकिन चारू ने कहती है कि आप जाकर आराम करिए, मैं सब कुछ कर लूंगी। ललिता चारू से माफी मांगती है उस रात जो भी हुआ। ललिता
ने उसे गोली जानबूझ के नहीं मारी। चारू उन्हें माफ कर देती है और चारू पूछती है कि रवि और कुणाल कहाँ हैं। ललिता कहती है दोनों आते ही होंगे। अब आखिर में रवि और कुणाल घर आते हैं और चारू दोनों को गले लगाकर रोने लगती है। 6 महीने के बाद जो दोनों मिल रहे हैं। रवि अपने माँ से बात करता है और पूछता है कि आपका किसी ने पीछा तो नहीं किया, किसी को मालूम तो नहीं है कि चारू यहाँ आ गई है, हमें CIA को खबर करनी होगी। लेकिन उसकी माँ मना करती है, अगर रवि ने ऐसा किया तो उन्हें देश से डिपोर्ट कर दिया जाएगा और उन्हें घर में काम करने वाला भी तो कोई चाहिए। रवि कहता है कि हम किसी मेड को रख लेंगे, लेकिन कैसे रखेंगे क्योंकि यहाँ आने के बाद रवि के पास ना कोई नौकरी है ना 2 पैसे हैं। फिर दोनों में झगड़ा होने लगता है और रवि सारा इल्जाम अपनी माँ पर डालता है कि जासूसी करने का आइडिया उसकी माँ का था। लेकिन फिर भी रवि अपने माँ को ठंडे दिमाग से सोचने के लिए कहता है कि चारू को कैसे पता कि हम लोग अमेरिका के साउथ डकोटा में ही हैं, वो इतनी आसानी से 6 महीने के अंदर हमें कैसे ढूंढ सकती है, जरूर उसमें रॉ का हाथ है। लेकिन ललिता कहती है कि चारू एक माँ है और एक माँ अपने बेटे से मिलने के लिए कुछ भी कर सकती है। रवि कहता है वही तो मैं कह रहा हूँ, वो कुछ भी कर सकती है। कुणाल अपनी माँ से कह रहा होता है कि यहाँ आने के बाद उन तीनों ने अपना नाम बदल लिया है। फिर वहाँ रवि आता है और चारू के बैग की तलाशी लेता है और उसे बताता है कि CIA हमसे बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो बस तुम्हारा एक इंटरव्यू लेना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हम देखते हैं कि चारू को यहाँ पर जासूसी करने के लिए भेजा गया है ताकि रॉ को कठपुतली और कठपुतली को कंट्रोल करने वाले दोनों का पता लग सके। चारू अपने घर में सारे जगह कैमरास और स्पीकर्स लगा देती है और जैसा कि तय हुआ था CIA चारू का इंटरव्यू लेती है और वहाँ जो ऑफिसर सवाल पूछते हैं उसका प्रैक्टिस पहले से ही वो इंडिया में कर चुकी थी। इंटरव्यू होने के बाद CIA में काम करने वाले डॉक्टर डेविड रवि को बताते हैं कि चारू पूरी तरह से क्लीन है, लेकिन फिर भी हमें स्टोरी को कंफर्म करने की जरूरत है और चारू पर जासूसी करने के लिए वो रवि को घर पर लगाने के लिए कैमरा देते हैं। घर जाकर रवि इस बारे में अपनी माँ ललिता को बताता है कि चारू पूरी तरह से क्लीन है, लेकिन फिर भी हमें चौकन्ना रहना होगा। और घर पर ऑलरेडी लगे स्पीकर्स के जरिए चारू सब कुछ सुन रही थी। वो ये भी सुन लेती है कि रवि को भी CIA की तरफ से स्पीकर्स दिए गए हैं जो मौका देकर दोनों घर पर लगा देंगे। और ये सब कुछ जाने के बाद कुछ दिनों तक चारू घर में बिल्कुल किसी नॉर्मल हाउसवाइफ की तरह रहने लगती है। और इसी वजह से कुछ दिनों के बाद डॉक्टर डेविड के तरफ से कॉल आता है जो रवि को बताते हैं कि उन्हें अब कंफर्म हो गया है कि चारू पूरी तरह से क्लीन है, उसमें शक करने जैसा कुछ नहीं है, इसीलिए वो कैमरा और स्पीकर्स हटा सकते हैं। ये सब कुछ सुनकर चारू खुश हो जाती है, लेकिन यहाँ रहे उसका सब्र का बांध टूट रहा था। इसलिए चारू एक रात कृष्णा को कॉल करती है और उसे पूछती है कि मुझे यहाँ कब तक रहना होगा। वो बस अपने बेटे कुणाल के साथ यहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन कृष्णा कहती है कि मैंने पहले ही कह दिया था कि तुम जिसमें उतर रही हो वो अंधेरा कुआं है, रोशनी कब दिखेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। कृष्णा फिर अपने बारे में बताने लगती है कि मेरा भी एक बेटा है 19 साल का, वो मुझसे नफरत करता है, मुझसे बात भी नहीं करना चाहता। सबके अपने अपने कहानियां होती हैं, अपने अपने जख्म होते हैं। फिर वो बताने लगती है कि उसका डिवोर्स क्यों हुआ और हीना को असली में रॉ के वजह से जान क्यों गंवानी पड़ी। फिर हम देखते हैं कि जब हीना जिंदा थी और जीव कृष्णा को कॉल करके बताते हैं कि हमें खबर मिली है कि हीना ISI के लिए काम करती है, वो हमें डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए तुम्हें तुरंत ढाका से निकलना होगा। ये खबर हीना को लगती है तो वो भी चौंक जाती है। वो इंडिया जाकर कृष्णा से मिलती है और उसे समझाती है कि मुझे ISI में जाना पड़ा क्योंकि ये मेरी मजबूरी थी, मैं तुम्हें नहीं बता सकती थी। कृष्णा काफी गुस्से में है और वो उसे कहती है कि 24 घंटे हैं, यहाँ से निकल जाओ वरना चाह के भी नहीं निकल पाओगी। फिर कृष्णा के दिल को जीतने के लिए उसने मिर्जा को मारने का सोचा, लेकिन रेचल मिर्जा को कॉल करके बता देती है कि उन्हें खबर मिली है कि मिर्जा को आज मार दिया जाएगा और वो भी एक परफ्यूम के बॉटल से जिसमें एक जानलेवा केमिकल है, और इसी वजह से हीना मारी गई। कृष्णा अपने खुफिया जिंदगी के बारे में चारू को बता रही होती है, तभी चारू के पास ईरानी पड़ोसी आ जाता है और उसे बताता है कि रास्ते के लास्ट में एक ब्लैक आदमी रहता है और मुझे उस पर शक है, वो हमेशा अपने गाड़ी से कहीं आता जाता है और उसकी नजर हमेशा आपके घर पर होती है। ये सब कुछ कृष्णा सुन लेती है और तभी वहाँ कृष्णा पहुंचकर उस ईरानी आदमी को अपने गाड़ी से कुचल देती है। ये सब कुछ देखकर चारू काफी घबरा गई थी, लेकिन कृष्णा उसे कहती है कि तुम अपने घर जाओ, इसका मरना जरूरी था वरना तुम भी जिंदा नहीं बचती। सुबह होते ही देखते हैं कि कृष्णा जिस घर में रुकी हुई थी वो घर किसी और का नहीं बल्कि वही ब्लैक आदमी का है जो अपने कैमरा के जरिए रवि पर नजर रख रहा था कि आखिर वो किस किस से मिलता है। और कृष्णा को कैमरे पर डॉक्टर व्हाइट का फोटो मिलता है। इस दिन चारू अपने बेटे को लेकर घर से निकलती है और स्टेशन पहुंचती है और वहाँ उसे मिलने के लिए कृष्णा भी आ जाती है और उसे पूछती है कि तुम अपने बेटे के साथ कहाँ जाओगी। चारू कहती है एम्बेसी। और अब चारू को कृष्णा और रॉ पर भरोसा नहीं है क्योंकि वो चाहे तो किसी को भी अपने मतलब के लिए मरवा सकते हैं, उनके लिए इंसान तो बस मांस का टुकड़ा है। वो कृष्णा से पूछती है कि आप खुद से नजर कैसे मिलाती होंगी। कृष्णा उससे पूछती है कि तुम यही सवाल अपने पति
पति से क्यों नहीं पूछती। अब वो चारू से यही कहकर चली जाती है कि अब तक जो हुआ है वो सब तुम्हारी मर्जी से ही हुआ है और आगे जो भी होगा वो तुम्हारी मर्जी से ही होगा। चारू अपने बेटे के साथ वापस अपने घर आ जाती है और अपने बेटे के कोट में बटन जैसा दिखने वाला कैमरा लगाकर अपने पति के साथ उसे भेजती है, जो जाता है डॉक्टर वाइट के पास। और वहाँ डॉक्टर वाइट रवि को बताते हैं कि अब ब्रिगेडियर मिर्जा अमेरिका आए हैं अपनी बेटी से मिलने के लिए और वो रवि से भी मिलकर उसे थैंक यू कहना चाहते हैं क्योंकि रवि के वजह से ही उनकी जान बची है। कृष्णा ये सब कुछ जानने के बाद तुरंत अपने बॉस को कॉल करती है, लेकिन उसके बॉस उसे समझा देते हैं कि तुम कुछ नहीं करोगी। लेकिन कृष्णा उनकी बात नहीं सुनती और पहुंच जाती है सीधा रवि के पास उससे बात करने के लिए। और कृष्णा उन्हें डॉक्टर वाइट के साथ मीटिंग वाला उन्हें वीडियो दिखाती है और बताती है कि वो रवि और ललिता और पूरे परिवार को सेफली इंडिया डिपोर्ट करा देगी और बदले में कृष्णा को रवि की मदद की जरूरत है। उस रात रवि के घर ब्रिगेडियर मिर्जा, डॉक्टर वाइट और उसकी पत्नी मिशेल डिनर करने के लिए पहुंचते हैं और कृष्णा उन सभी को उसी ब्लैक आदमी के घर से देख रही थी। वो सभी डिनर करने के लिए बैठते ही हैं कि डॉक्टर वाइट को उसकी बेटी का कॉल आता है जो कहती है कि घर की लाइट चली गई है और कल उसका एग्जाम है, इसलिए डॉक्टर वाइट अपने घर के लिए निकल जाते हैं। प्लान ये था कि डॉक्टर वाइट के साथ उसकी वाइफ मिशेल को भी जाना चाहिए था, लेकिन वो रवि के घर पर ही रुकती है। फिर चारू को देखते हैं जो खाने में कुछ दवाई मिला देती है और अब वो डिनर करने के लिए ज्यादा रुक नहीं सकते। वो डॉक्टर वाइट की बीवी मिशेल को खाना खाने के लिए नहीं देते, बहाना मारते हुए कि आज करवा चौथ है, इसीलिए वो जितना चाहे ड्रिंक कर सकती है लेकिन खाना नहीं खा सकती, इसीलिए वो भी उनकी बात मान जाती है। ब्रिगेडियर मिर्जा को ये सब होता हुआ देखकर थोड़ा सा शक होने लगता है और वो भी बहाना मारता है, कहता है कि मैं हाथ धोकर आता हूँ, लेकिन बहुत समय हो जाता है वो नहीं आता। तो ललिता उसे बुलाने के लिए जाती है और मिर्जा ललिता के गर्दन पर चाकू रख देता है। ये देखकर सभी घबराने लगते हैं और ललिता उसके हाथ को काट लेती है और गुस्से में मिर्जा ललिता का गला काट देता है और उसका बहुत खून बहने लगता है और मिर्जा को जाने से रोकने के लिए चारू मिर्जा से लड़ने लगती है। फिर वहाँ कृष्णा पहुंच जाती है और रवि अपनी माँ का बदला लेने के लिए मिर्जा का सिर दीवार पर पटक कर उसे बेहोश कर देता है। डॉक्टर वाइट आखिर में रवि के घर वापस आते हैं और देखते हैं कि उसकी पत्नी मिशेल को कृष्णा ने हॉस्टेज बना के रखा है और डॉक्टर वाइट कहते हैं कि अगर मिर्जा मर जाता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अगर वो जिंदा रहता है तो फिर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कृष्णा डॉक्टर वाइट को धमकी देती है कि अगर वो उसकी मदद नहीं करता है तो फिर वो सभी मिलकर एक्सपोज कर देंगे कि अमेरिका दूसरे देश में एस्पियोनाज करने की कोशिश करता है और उन लोगों के पास अप्रूव भी है और इसीलिए CIA के पास और कोई चारा नहीं बचता और उन्हें कृष्णा और रवि के पूरे परिवार को इंडिया सेफली डिपोर्ट करना पड़ता है। और न्यूज में भी ये झूठ खबर दिखा दिया जाता है कि बांग्लादेश के डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर मिर्जा जो किसी काम के सिलसिले से अमेरिका आए थे वो बाथरूम में स्लिप करके गिर गए और सिर में चोट लगने की वजह से उनकी मौत हो गई। तो वहीं जहाज के एक कंटेनर में रवि को इंडिया पहुंचा दिया जाता है। तो दूसरी तरफ हम कृष्णा और चारू को देखते हैं जो बातें कर रहे थे और कृष्णा अपने बेटे के बारे में बता रही थी और कहती है कि आज उसके बेटे विक्रम का बर्थडे है, लेकिन कृष्णा को हिम्मत नहीं हो रहा कि वो अपने बेटे को कॉल करे क्योंकि उसके बेटे ने कहा कि जब उसे सच बताने की हिम्मत हो तभी बात करना और कृष्णा में अभी भी सच बताने की हिम्मत नहीं है। चारू उसे समझाती है कि आपको कॉल करना चाहिए क्योंकि सच का घाव ज्यादा समय तक गहरा नहीं रहता, आप उसे कॉल करिए और उसे बर्थडे गिफ्ट दीजिए। विक्रम जो अपने पापा शशांक के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था उसे उसकी माँ कृष्णा का कॉल आता है और कृष्णा अपने सच्चाई के बारे में अपने बेटे विक्रम को बता देती है। और इसी के साथ 2023 में रिलीज हुई खुफिया मूवी यहीं एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।